यार हम अपना डिस्कस कर रहे थे रिफ्लेक्शन थ्रू दी प्लेन मिरर्स, कि प्लेन मिरर्स के थ्रू जो रिफ्लेक्शन होता है या इमेज बनती है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो मेरे को याद दिलाओ, हमने कितनी कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली थी प्लेन मिरर्स की। भाई चार पांच प्रॉपर्टी तो जनरली थी जो हमें बचपन से पता है। यस सर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल्स टू इमेज हाइट, इमेज जो बनेगी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, और हमारे पास ये लैटरली इन्वर्टेड होगी। उसके बाद मैंने फिर आपको कुछ पॉइंट्स और लिखवाए थे प्लेन मिरर्स के बारे में। जैसे फिफ्थ पॉइंट मैंने क्या लिखवाया था कि यार हमारे पास जो ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो इमेज भी मूव करेगी, लेकिन इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, ताकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस हमेशा सेम बन के आए। तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या आई थी? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मिरर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू द मिरर। भैया याद है ये सब चीजें? यस सर। डन। यस सर। फिर सिक्स प्रॉपर्टी हमने ये करी थी कि अगर कोई पर्सन है जो अपनी पूरी इमेज मिरर में देखना चाहता है, तो भैया व्हाट शुड बी द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर। तो मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर आई थी h/2, जहां पे ये h किसकी हाइट होगी? लेंथ। पर्सन की। पर्सन की। वेरी गुड। फिर सेवंथ प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ा था कि यार अगर पर्सन अपनी पीछे वाली वॉल की पूरी इमेज देखना चाहता है मिरर में, तो उस केस में मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर कितनी होनी चाहिए? मिनिमम। h/3। वेरी गुड, h/3, जहां पे अब हाइट किसकी होगी? ये h वॉल बॉल। की होगी। फुल। उसके बाद फिर हमने एट्थ प्रॉपर्टी पढ़ी थी पैरेलल प्लेन मिरर्स के लिए, कि यार अगर हमारे पास प्लेन मिरर्स पैरेलली प्लेस्ड है तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास नंबर ऑफ इमेजेस इनफाइनाइट बनेगी, लेकिन मैं हर एक इमेजेस के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूं कि एक इमेज दूसरे मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो इमेजेस के बीच का डिस्टेंस कितना आया था? इमेजेस के बीच का डिस्टेंस एन आया ए था, प्लस। वेरी गुड, 2 2n इंटू ए प्लस बी, जहां पे a प्लस बी क्या था? a प्लस बी हमारा डिस्टेंस बिटवीन द मिरर्स था। और n क्या था? n था नंबर ऑफ इमेज जिसके बीच में आप डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हो। यहां तक की बात हो गई थी। फिर मैंने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन भी दिया था, जिसके लिए मैंने आंसर शायद से गलत बता दिया था, 32। एक बार उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, फिर अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन जहां तक मेरे को याद है भैया यही क्वेश्चन था कि हमारे पास दो पैरेलल प्लेन मिरर्स है, इन प्लेन मिरर्स की हमें लेंथ गिवन थी। लेंथ कितनी थी इन प्लेन मिरर्स की? 2√3 टू रूट मीटर। थ्री और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी हमें गिवन था 0.2 मीटर्स। भैया एक लाइट रे थी जो फॉल डाउन कर रही थी बिल्कुल मिरर के एज पे एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। मेरे को ये बताना था कि ये लाइट रे कितने रिफ्लेक्शन सफर करेगी इस मिरर से बाहर निकलने से पहले पहले। नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस कैलकुलेट करना था हमें। तो आओ इसको डिस्कस करते हैं, फिर आगे देखेंगे अपना नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस। यार सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम अपना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज करेंगे। तो मुझे पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना आएगा? 30। 30 30। आएगा। तो यार आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करके क्या ये कैलकुलेट करके दे सकते हो कि एक रिफ्लेक्शन के अंदर लाइट रे ने कितना डिस्टेंस कवर किया? मेरे को ये डिस्टेंस निकालना है कि एक रिफ्लेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करो। देखो आपको इस परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है 0.2, आपको बस ये डी की वैल्यू निकालनी है और एंगल की वैल्यू आपको पता है। तो कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करोगे आप? 10। टेंजेंट। वेरी गुड। तो हम यूज करेंगे यार tan थीटा। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, डिवाइडेड बाय बेस, बेस की वैल्यू हमें गिवन है 0.2। भैया tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। 1/√3। तो हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी 0.2/√3। पहले यहां तक के स्टेप में चेक करके बता दो, कोई डाउट है तो पूछ लो। नो सर। बढ़िया, कोई डाउट नहीं है। तो यार एक बात बताओ, मेरे को टोटल लेंथ पता है, उस लेंथ का एक सेगमेंट की वैल्यू पता है, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि भैया ऐसे कितने सेगमेंट निकलेंगे ये बता दो। बिल्कुल नंबर लाइन की तरह चल रही हैं चीजें। मेरे को टोटल लेंथ पता है, मेरे को एक सेगमेंट की वैल्यू पता है 0.2 डिवाइडेड बाय √3। मेरे को फाइंड करना है ऐसे कितने सेगमेंट आएंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर आंसर को रूट 30 था। 3 से डिवाइड कर आंसर देंगे सर। 30 है। हाँ, क्या बोल रहे हो? कुछ रिपीट करना है? नो। अच्छा।
तो यार हम क्या करेंगे, हमारे पास जो टोटल लेंथ गिवन है 2√3, उसको इस डी से डिवाइड कर देंगे, तो मेरे को पता चल जाएगा कि ऐसे टोटल कितने सेगमेंट्स आएंगे। तो 2√3 डिवाइडेड बाय 0.2 और √3 फिर से ऊपर, तो भैया इसको कैलकुलेट कर लो, आपके पास आंसर आएगा 30। और गलती से शायद से मैंने लास्ट क्लास में आंसर बोला था 32, 32 ऑप्शंस में भी था, लेकिन करेक्ट आंसर 30 है। डन सर। डन, चलो बढ़िया भाई, बाकी सब लोग भी कंप्लीट कर लो, कंप्लीट होते ही बता दो। और भैया बोर्ड की तैयारी बढ़िया तरीके से चल रही है? यस यस सर। सर। हाँ, चलो भाई आ जाओ। हमारे प्लेन मिरर का एक लास्ट टॉपिक बचा है, इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स, फिर हमारा प्लेन मिरर खत्म हो जाएगा। इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स, भैया हमने अभी तक प्लेन मिरर को पैरेलल रखा था, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम दो प्लेन मिरर्स को इंक्लाइंड कर रहे हैं किसी एक एंगल पे। तो हमें कैलकुलेट करके देना है कि भाई यार अब नंबर ऑफ इमेजेस कितनी फॉर्म होंगी। डेफिनेटली अब इनफाइनाइट तो फॉर्म नहीं होंगी, क्योंकि अब इनफाइनाइट रिफ्लेक्शंस नहीं होंगे। तो हमें फाइंड करना है कि अब नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी। तो देखो क्या मेथड है इसका। सबसे पहली चीज, सपोज इसको नाम दे दिया M1, इसको नाम दे दिया M2। सबसे पहली चीज आप क्या करोगे, आप n की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। n क्या है, n है आपका 360 डिवाइडेड बाय जो भी आपको ये एंगल गिवन होगा थीटा। सबसे पहले आप n की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। n की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आएंगे तीन केसेस। सबसे पहला केस, आप चेक करोगे कि ये n की वैल्यू ऑड है या फिर इवन है। तो भाई सपोज मैंने अज्यूम कर लिया कि n की वैल्यू इवन है, तो उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस आपकी कितनी बनेगी, उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस हमेशा n-1 बनेगी। एग्जाम्पल, सपोज मैंने ये एंगल 60 डिग्री ले लिया, तो जरा n की वैल्यू बताओ, n की वैल्यू कितनी आएगी? 60। वेरी गुड, 360 डिवाइडेड बाय 60 6 आएगी। अगर n की वैल्यू 6 है तो ये इवन हो गया, तो इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस हमें कितनी मिलेगी, हमें मिलेगी 5। क्या फर्स्ट केस बिल्कुल क्लियर है? यस सर। यस सर। फिर Done. वैसे एन है क्या? n ऐसी कोई एक वेरिएबल है, कोई उसका वो लॉजिक नहीं है। n ऐसे एक वेरिएबल है जो मैं फाइंड करूंगा 360 डिवाइड बाय थीटा करके। ओके सर। ठीक है, n से बेसिकली देखो आपका निकलेगा क्या, मैं ये भी बता देता हूँ। n से बेसिकली आपके नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस निकलेंगे, कि ये जो हमारी लाइटें होगी, सपोज यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है, आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिटेल में हल्का सा बता देता हूँ, आपको अपने आप आएगा कि जब हम पैरेलल प्लेन मिरर्स लेते हैं और बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो इनफाइनाइट इमेजेस क्यों मिलती है, क्योंकि लाइट रे ऐसे ना टकराती रहती है बार बार। तो इनफाइनाइट रिफ्लेक्शंस होते जा रहे हैं, इनफाइनाइट रिफ्लेक्शंस होते जा रहे हैं, तो इसलिए इमेजेस भी कितनी मिल रही है, इनफाइनाइट मिल रही है। मतलब जितने नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस होंगे ना, उस हिसाब से आपकी नंबर ऑफ इमेजेस कैलकुलेट होगी। तो अगर मैं प्लेन मिरर्स को इंक्लाइंड कर रहा हूं, तो याद रखो इसके अंदर है ना रिफ्लेक्शंस इनफाइनाइट नहीं होंगे, इसके अंदर ऐसे रिफ्लेक्शंस होते होते एक पॉइंट पे खत्म हो जाएंगे। तो मेरे को कैलकुलेट करना है कि भैया ये रिफ्लेक्शंस कितने टाइम्स होंगे, तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका है बस ये 360 डिवाइड बाय थीटा। डन है इतनी बात? यस। यस सर। और थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा कि हमने नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन से -1 क्यों किया। अभी थोड़ी देर में आपको ये अपने आप क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी तो फिलहाल स्टेप्स पे देखते जाओ, कॉन्सेप्ट पे देखते जाओ। सेकंड केस, सेकंड केस क्या बनेगा कि भैया सपोज n की वैल्यू ऑड आ गई, मतलब आपने कोई एक ऐसा एंगल लिया जिसपे n की वैल्यू ऑड आ रही है, तो उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस, इसमें दो केसेस, क्या कि भैया नंबर ऑफ इमेजेस n-1 भी हो सकती है, नंबर ऑफ इमेजेस n भी हो सकती है। लेकिन n-1 कब होगी, n-1 होगी इन अ केस ऑफ सिमेट्रिक, वेयरएस n कब होगी, इन अ केस ऑफ असिमेट्रिक। सिमेट्रिक और असिमेट्रिक क्या है, अभी ये भी समझाऊंगा, पहले बस लिखते चले जाओ। अभी एंगल ये भी बाय समझ, सेक्टर पर। क्या चीज, बिल्कुल, एंगल। एंगल बाइसेक्टर। अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट बिल्कुल अपने एंगल बाइसेक्टर पे है, तो ये सिमेट्रिक बनेगा। क्यों, क्योंकि ऊपर वाला रीजन और नीचे वाला रीजन बिल्कुल सेम आएगा, एंगल सेम आएंगे, तो वो सिमेट्रिक रीजन बन जाता है। सिमेट्री में n-1 करते हैं। अगर मेरा ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं यहां रखा होता, मतलब एंगल बाइसेक्टर के सिवा कहीं और रखा होता, तो वो सिमेट्री नहीं बनता, उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस n ही आते। और एक लास्ट केस, लास्ट केस क्या,
भैया सपोज n की वैल्यू फ्रैक्शन मतलब डेसिमल में आ गई, तो अगर n की वैल्यू डेसिमल में आ गई, फ्रैक्शन में आ गई, तो नंबर ऑफ इमेजेस हमेशा उसकी इंटीग्रल वैल्यू होगी। ना तो हमें राउंड ऑफ करना है ना कुछ करना है, हमें सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू को लेना है, डेसिमल वाली वैल्यू को कट कर देना है। अब एक एक करके जैसे इनके एग्जांपल से समझाता हूं। भैया जैसे मैंने फर्स्ट वाला इवन वाला केस तो आपको समझा ही दिया 60 डिग्री लेके। सपोज अब यहाँ पे कोई और एंगल ले लो, सपोज इस एंगल को मैं ले लेता हूँ 120 डिग्री, तो बताओ एन की वैल्यू कितनी लिखूंगा मैं अब? 3 3। तो इस केस में अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट प्लेस है तो असिमेट्रिक, अगर मेंशन है तो आप वही वाला केस लिखोगे। लेकिन सपोज मेंशन नहीं है तो फिर आपको आंसर लिखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ इमेजेस कैन बी 2 और 3। तब आपके दोनों ही आंसर्स करेक्ट होंगे, 2 और 3। अगर मेंशन नहीं है कंडीशन, मेंशन है तब तो कोई बात ही नहीं है। सिमिलरली सपोज आपने कुछ ऐसा एंगल लिया जिससे भैया एन की वैल्यू डेसिमल में आ रही है, सपोज ये आ रही है वैल्यू 4.9, तो मेरे को बताओ नंबर ऑफ इमेजेस क्या लिखूंगा मैं? 4 4 या 5? 5 तो याद रखना 4 ही लिखोगे, राउंड ऑफ नहीं चलता। भैया नंबर ऑफ इमेजेस या तो 4 बनेगी या तो 5 बनेगी, ऐसा नहीं होता कि 3.5 इमेज बन गई है। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली बस इसके डेसिमल वाले पार्ट को कट कर देंगे, मेरे को सिर्फ उसकी इंटीग्रल वैल्यू लेनी है, डेसिमल वाली वैल्यू को छोड़ देना है। अभी मैंने बताया राउंड ऑफ वगैरह हम नहीं करेंगे, हमें राउंड ऑफ वगैरह से कोई मतलब नहीं है इधर, इसलिए। तो चेक कर लो पहले, इन तीनों केसेस में कोई डाउट है तो पूछ लो। भैया Done, डन sir. डन डन। Yes, sir. चलो Yes, sir. एक क्वेश्चन है इसके बेसिस पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा देख के चलो। नेहा थर्ड वाला रिपीट करना है। थर्ड वाला मैं ये कह रहा हूं कि सपोज आपने कोई ऐसा एंगल लिया जिससे हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है, जैसे फॉर एग्जांपल इस एंगल को 50 डिग्री ले लो। अगर आप एंगल को 50 डिग्री लोगे तो मेरे को बताओ एन की वैल्यू कितनी आएगी? एन की वैल्यू आएगी 7.2। 7.2 आ रही है, तो मैं इसमें नंबर ऑफ इमेजेस कितनी लिखूंगा? मैं नंबर ऑफ इमेजेस लिखूंगा सिर्फ 7। मेरे को डेसिमल वाला पार्ट हटा देना है बस, चाहे वो डेसिमल में कोई भी वैल्यू क्यों ना हो। अगर ये आंसर 7.9 आता तो भी मैं सिर्फ 7 ही लेता, राउंड ऑफ नहीं करता। बस ये कॉन्सेप्ट है। नेहा चेक करो, अब क्लियर है या रिपीट करूं अभी भी? चलो डन। तो यार क्वेश्चन क्या दे रहा था मैं? क्वेश्चन ये दे रहा था कि हमें क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि हमारे पास दो प्लेन मिरर्स है, इंक्लाइंड है एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। आपको बताना है नंबर ऑफ इमेजेस कितनी फॉर्म होगी। चलो यहां पे क्वेश्चन दे देता हूं। भैया प्लेन मिरर्स हैं, इंक्लाइंड है एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। आपको बताना है नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी। भाई काव्य अभी सही है, इसमें इतना टाइम मत लगाओ यार, ये तो बिल्कुल फुद्दू सा क्वेश्चन है। डन। तो यार आपने कैसे कैलकुलेट किया? सबसे पहले आपने n कैलकुलेट किया, 360 डिवाइडेड बाय 90, तो हमारे पास आंसर आया 4। भैया ये 4 तो इवन वाले केस में चले गया, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी? नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी 3। लेकिन अब ये 3 इमेज बन कैसे रही है, जरा उसकी वर्किंग, उसका प्रोसेस समझो। यार M1 के लिए ये ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ एक डिस्टेंस पे होगा, तो ये क्या करेगा, मेरा मिरर M1 एक इमेज क्रिएट करेगा यहां पे। चेक करो पहले यहां तक कोई डाउट? भैया जितना ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा उतने ही डिस्टेंस पे ये इमेज क्रिएट कर देगा, तो मिरर M1 ने अपनी एक इमेज बना दी। सिमिलरली M2 भी तो यही करेगा, M2 के लिए भी ये कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, तो M2 भी यहाँ पे कोई ना कोई एक इमेज बना देगा। पहले सब लोग चेक करके बता दो क्या इसमें कोई दिक्कत है फर्स्ट एंड No, सेकंड sir. इमेज में? No. डन। अब यार जैसे मैंने आपको इनफाइनाइट मिरर्स के लिए, पैरेलल मिरर्स के लिए बताया था, भैया होगा क्या, ये जो इमेज I1 है ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी फॉर मिरर M2, और ऐसे ही जो मिरर, ये जो इमेज है I2, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी कौन से मिरर के लिए? मिरर M2. M1 के लिए। तो होगा क्या
भैया इस I1 इमेज की भी एक इमेज बनेगी जो M2 बनाएगा और वो यहां पे बना देगा। फिर I2 की भी एक इमेज बनेगी जो मिरर M1 बनाएगा। तो इन दोनों की इमेज एक ही पॉइंट पे बनेगी। आई रिपीट, I1 की इमेज और I2 की इमेज, दोनों की इमेज एक ही जगह पे बन जाएगी, ओवरलैप कर जाएगी। तो इसलिए हम हमेशा n-1 करते हैं। n-1 क्यों करते हैं? क्योंकि एक इमेज हमेशा क्या कर जाती है आपस में? ओवरलैप कर Overlap. जाती है। समझ में आया n-1 क्यों हुआ था? Yes, sir. डन। Yes, sir. तो इसी ओवरलैपिंग के चक्कर में हमेशा हम n-1 करते हैं, तो हमारे पास इस तरीके से 3 इमेज बनेगी। अब ये 90 डिग्री वाला केस खास क्यों है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों बना? क्योंकि याद रखना कि जब हम ये 90 डिग्री वाला केस ले रहे हैं, तो इस केस में जब मैं इन सारे को कंबाइन करूंगा, तो याद रखना ये सारे के सारे एक सर्कल पे लाई करेंगे हमेशा, और इस सर्कल का हमारा रेडियस ये बनेगा। फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू दिस, ये हमारा रेडियस बनेगा। इस चीज को ध्यान देना कि ये जो चारों ऑब्जेक्ट एंड 3 इमेजेस हैं, वो हमेशा एक सर्कल पे लाई करती हैं। ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट केस था। चेक सर करें अगर हाँ बोलो। सर अगर n even हो और असिमेट्रिक हो फिर? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इवन के केस में चाहे सिमेट्रिक हो चाहे असिमेट्रिक हो, उसके लिए मैंने कोई कंडीशन नहीं लिखी है, मतलब ये हर जगह वैलिड है फॉर सिमेट्रिक एज वेल एज असिमेट्रिक। ऑड के केस में डिफरेंस आ जाता है कि ऑड के केस में सिमेट्रिक या असिमेट्रिक देखना पड़ता है, क्योंकि उस केस में देखो इधर क्या हो रहा था, इधर एक्चुअल में 2 इमेजेस बन रही थी, 2 इमेजेस का ओवरलैप हो रहा था। तो ये चीजें ओवरलैपिंग की जो सिचुएशन बन रही है ना, वो इवन के केस में हमेशा बनेगी। तो इसलिए इवन के केस में तो हमेशा n-1 होगा। लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पे 3 इमेजेस बन रही होती, ऑड नंबर में बन रही होती, तो 2 इमेजेस ओवरलैप कर जाती, वेरस तीसरी वाली ओवरलैप नहीं कर पाती, लेकिन सिमेट्री के केस में कर जाती। तो इसलिए सिमेट्री के केस में n-1 होता है, असिमेट्री के केस में नहीं होता। क्या थोड़ा सा एनालाइज हुआ ये वाली बातें? Yes, sir. डन। कोई दिक्कत तो नहीं है? बढ़ूं आगे? Yes, sir. तो यार Yes, यहां तक sir. हमारी बात हो गई सारी प्लेन मिरर से खत्म। प्लेन मिरर यहीं तक था। अब हमें जो नेक्स्ट स्टार्ट करना है दैट इज स्फेरिकल मिरर्स। तो चेक कर लो, आपको प्लेन मिरर में किसी भी प्रॉपर्टी में डाउट हो तो पूछ लो भैया, स्फेरिकल मिरर स्टार्ट करने से पहले। डन डन Yes, डन। sir. चलो डन। तो आ जाओ भैया अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज स्फेरिकल मिरर्स। एनसीईआरटी में भैया यहीं से स्टार्ट है सारी कहानी। स्फेरिकल मिरर्स, कितने टाइप के स्फेरिकल मिरर्स हैं हमारे पास? 2 कौन कौन से? Concave. concave, convex. वेरी गुड। अबे नींदों में बोल रहे हो क्या हैरी? No, sir. तुम्हारी आवाज ऐसी है जैसे कॉनकेव सर, कॉन्वेक्स सर। भैया चलो भावनाओं को समझो फटाफट। भैया हम मिरर को कैसे अज्यूम करेंगे? हम हमेशा यही अज्यूम करेंगे कि हमारे पास पहले ग्लास की बॉल थी, पूरे ग्लास मटेरियल की स्फेरिकल बॉल थी ग्लास की। हमने क्या कर दिया, इस बॉल को 2 पार्ट्स में कट कर दिया। जब हमने इसको 2 पार्ट्स में कट किया, तो मेरे पास 2 हेमिस्फेयर टाइप के स्ट्रक्चर आ जाएंगे। अब मैंने क्या कर दिया, एक साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दिया और एक साइड पेंटेड कर दिया। तो अगर कभी भी मेरे पास अंदर वाला साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसको RS लिख रहा हूं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ये कौन से टाइप का मिरर बन जाएगा भैया? ये Concave. हमारे पास कॉनकेव मिरर बन जाएगा। और कॉनकेव मिरर का नेचर कैसा होता है? कॉनकेव मिरर का नेचर होता है Conver लाइट रेस को बेंड converging. कराना, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कन्वर्जिंग लाइट। वेयरएस फिर मैंने दूसरे केस में क्या किया, आउटर बल्जिंग पार्ट, आउटर बल्जिंग पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दिया। तो जब मैं आउटर बल्जिंग पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाऊंगा, तो ये कौन सा मिरर बनेगा? ये Convex. कॉन्वेक्स मिरर बनेगा। और कॉन्वेक्स मिरर का नेचर कैसा होता है? Converge. डाइवर्जिंग होता है। अब यार एक सीधी सीधी बात क्या है, सीधी सीधी बात है कि ये दोनों के दोनों मिरर्स एक स्फेयर से कट के बने हैं। अगर ये दोनों के दोनों मिरर्स एक स्फेयर से कट के बने हैं, तो कुछ टर्म तो हमें लॉजिकल समझ में आ जाएंगे। जैसे सबसे पहला, भैया मैं इसकी डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, ये सब आपको आना चाहिए, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा कि भैया हमारा मिरर जिस स्फेयर का पार्ट था, उस स्फेयर का कोई ना कोई सेंटर होगा, तो ये वो कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की बाई चांस डेफिनेशन लिखने के लिए आ गई, तो क्या लिखोगे डेफिनेशन?
वैसे तो कभी आनी नहीं है, फिर भी बाई चांस डेफिनेशन लिखने के आगे तो क्या लिखोगे भाई? The center of circle made by the whole वेरी गुड। तो mirror. इसको इस तरीके से लिख सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फेयर ऑफ विच, जिसका मिरर कुछ ना कुछ पार्ट है, ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। सिमिलरली भैया अगर हमारे पास सेंटर है, तो सेंटर से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं सरकमफ्रेंस तक, तो भैया ये क्या बन जाएगा हमारे पास? ये बन Radius. जाएगा हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दो भैया, रेडियस सरकमफ्रेंस पे हमेशा कितना एंगल बनाता है? 90. 90। एक नॉर्मल सरफेस पे हमेशा कितना एंगल बनाती है? 90. तो याद रखो, हमारे सर्कल का रेडियस हमेशा स्फेरिकल मिरर के लिए नॉर्मल का एक्ट करेगा, नॉर्मल का काम करेगा। जब भी मैं आपसे बोलूं कि एक स्फेरिकल मिरर के लिए नॉर्मल ड्रॉ करो, आई रिपीट, ये चीज ध्यान देना, बाद में लेंस में बहुत ज्यादा वो, जब भी मैं आपको एक स्फेरिकल सरफेस के लिए बोलूं भैया एक नॉर्मल ड्रॉ करके दो, तो आप नॉर्मल का मतलब सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर दोगे जो हमेशा सेंटर की तरफ पहुंचनी चाहिए। कोई भी लाइन जो सेंटर की तरफ पहुंचेगी वो हमेशा रेडियस की तरह एक्ट करेगी और वो हमेशा नॉर्मल बन जाएगा। डन डना डन। Yes, डन sir. सर। बढ़िया। बाकी कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है भैया। पोल, पोल आपको पता है मिरर का एक सेंटर पॉइंट होगा। फोर्थ, प्रिंसिपल एक्सिस। जो काम काम की चीजें अभी सिर्फ वही डिस्कस कर रहा हूं। फोकस एंड फोकल लेंथ। पहले 4 पॉइंट्स को बस देख के बताओ, पहले 4 पॉइंट में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिफ्थ और सिक्स्थ मेरे को एक्सप्लेन करना है। आज पढ़ने का मूड नहीं कर रहा क्या? Done, sir. डन। अच्छा, मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहे हैं पढ़ने का मन खत्म होते जा रहा है। चलो भाई, आ जाओ। अब हमें क्या डिस्कस करना था? फोकस के बारे में डिस्कस करना था। तो डिस्कस करते हैं फोकस के बारे में, और इस पे बहुत सारे भैया क्वेश्चन भी पूछूंगा फिर। फोकस एक्चुअल में क्या डेफिनेशन है फोकस की? बताओ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोकस? The point where light rays meet or appear to meet is coming from infinity. अरे भाई बहुत बढ़िया। यार फोकस का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास कभी भी लाइट रे पैरेलल आ रही हैं, और लाइट रेस पैरेलल कब आती हैं ये भी ध्यान दो भैया। लाइट रेस हमारे पास पैरेलल तब आती हैं जब मेरा ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस्ड होता है? इन्फिनिटी पे प्लेस्ड होता है, मतलब बहुत ज्यादा दूर। जब कोई चीज बहुत ज्यादा दूर होती है तो हम उसको पैरेलल लाइन के फॉर्म में ड्रॉ कर देते हैं। तो अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो लाइट रेस पैरेलल आएंगी। भैया हमें पता है रिफ्लेक्शन करना है, तो यहाँ पे हमारा एक नॉर्मल ड्रॉ होगा। और मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल हमेशा कहां से पास होना चाहिए? सेंटर से। सेंटर। तो भैया ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है। अब लाइट रे भैया बेंड करेगी और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को सेम बनाएगी। तो इसको बनाने के लिए ये लाइट रे हमेशा एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा? वो पॉइंट हमारा फोकस कहलाएगा। फोकस। अब हमने कैलकुलेशन करके देखा तो हमने देखा कि यार ये जो फोकस आ रहा है ना, वो एग्जैक्टली R/2 आ रहा है। R/2 मतलब रेडियस का हाफ। लेकिन याद रखना ये फोकस R/2 कब आता है? कभी कभी है ना, मतलब ऐसे पूछ लेता है एग्जाम में, बहुत रेयरली लेकिन पूछ लेता है। याद रखना ये R/2 एक स्पेशल केस के लिए वैलिड है। कौन से स्पेशल केस के लिए वैलिड है? सबसे पहला केस कि भैया हमारे पास जो लाइट रेज होनी चाहिए वो पैरा एक्सियल रेज होनी चाहिए। और दूसरा, हमारे पास जो ये मिरर है, ये कैसा मिरर होना चाहिए? ये हमारे पास स्मॉल मिरर होना चाहिए, या ये कह लो कि ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारे पास थोड़ा सा पैराबोलिक मिरर होना चाहिए। क्या यहां तक की बात समझ में आ रही है? यस सर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैराएक्सियल रेज? Rays which make small angles. वेरी गुड। पैरा एक्सियल रेज मतलब ये सिर्फ तभी वैलिड है कि जब हमारे पास लाइट रेज बहुत छोटा एंगल बना रही हो। मतलब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये बहुत छोटे एंगल्स होने चाहिए। ऊपर से एक चीज याद रखना, अगर मेरा मिरर प्रॉपर स्फेरिकल शेप का है तो सारी की सारी लाइट रेज एक पॉइंट पे बेंड नहीं करती, हल्का सा डिफरेंस आता है, हल्की सी ब्लर इमेज मिलेगी। क्यों? क्योंकि किसी के लिए फोकस हल्का सा यहाँ आएगा, किसी के लिए फोकस हल्का सा यहाँ आएगा। फोकस एग्जैक्टली एक पॉइंट पे कब मिलता है? जब हम इस मिरर को स्फेरिकल नहीं हल्का सा पैराबोलिक लेके चले। तो ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि भैया याद रखना ये सारे केसेस के लिए वैलिड नहीं होता, सिर्फ इन 2 केसेस के लिए वैलिड होता है। और हम हमेशा यही 2 केस लेके चलेंगे, बाय डिफॉल्ट हम हमेशा यही 2 केस लेके चलेंगे।
सिमिलरली इधर ड्रॉ कर रहा हूं कि भैया ये लाइट रेज आई, अब हमारे कॉन्वेक्स मिरर का काम होता है लाइट रेज को डाइवर्ज करना, तो भैया ये तो लाइट रेज को फैला देगा। लाइट रेज को अगर इसने फैला दिया तो ये लाइट रेज रिफ्लेक्टेड रे R1 और R2 कहीं पे मीट तो कर नहीं रही, कहीं पे मीट नहीं कर रही, तो भैया इमेज तो मिलेगी नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको वर्चुअली एक्सटेंड करेंगे, और वर्चुअली एक्सटेंड करके हमने देखा कि ये फोकस में मिल रही है। तो आप मेरे को ये बता दो किसके लिए फोकस रियल होगा और किसके लिए फोकस वर्चुअल होगा। कॉन्वेक्स कॉनकेव के के लिए रियल। तो भैया कॉनकेव के लिए फोकस रियल फोकस है, क्योंकि वो मिरर के सामने मिल रहा है, एक्चुअल इंटरसेक्शन की वजह से मिल रहा है। लेकिन कॉन्वेक्स के केस में ये मिरर के पीछे मिल रहा है और वर्चुअली एक्सटेंड करके मिल रहा है, तो भैया यहाँ पे हमारे पास मिलेगा वर्चुअल फोकस। अब मैं क्या कह रहा हूं, आपके पास कोई भी केस क्यों ना हो, आपको रे ऑप्टिक्स में हमेशा क्या ध्यान देना है, रे ऑप्टिक्स में ये चीज ध्यान देना, रे ऑप्टिक्स पूरी की पूरी एक तरीके से कह सकते हो साइन कन्वेंशन पे बेस्ड है भाई। साइन कन्वेंशन जरूर लगाना, अगर साइन कन्वेंशन में कुछ गलती करी फिर कुछ नहीं हो सकता, सारे आंसर्स गलत ही आएंगे। साइन कन्वेंशन मतलब मैथ्स का रूल, मैथ्स का रूल, ऊपर कोई भी चीज ऐड कर रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव। कोई भी चीज लेफ्ट हैंड साइड जा रही है और साइड राइट हैंड साइड, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, डाउनवर्ड्स नेगेटिव। लेकिन ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होता है, तो मैं ओरिजिन हमेशा कौन से पॉइंट को लूंगा, तो याद रखना ओरिजिन आपका हमेशा पोल होगा, पोल विल ऑलवेज एक्ट एज ओरिजिन। तो जो भी डिस्टेंस आप मार्क करोगे वो सब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मार्क होनी चाहिए। रे डायग्राम याद करना आपका काम है, रे डायग्राम मैं ना कभी पढ़ाता ना पढ़ाऊंगा, क्योंकि रे डायग्राम आप बच्चे हो नहीं कि जो आपको एक एक केस पढ़ाऊं, वो आप खुद से पढ़ सकते हो, बस मैं कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हूं। तो कॉन्सेप्ट देखो भैया, अभी पढ़ लोगे ना रे डायग्राम तो, यस सर। हाँ बाद में ये मत बोलना रे डायग्राम नहीं पढ़ाया, बहुत मार खाओगे। चलो इधर देखो यार, सपोज मेरे को रे डायग्राम्स पता है, तो मैंने कहा कि भैया ऑब्जेक्ट को रखा मैंने बियॉन्ड सी, तो जब मैंने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा तो मेरे पास इमेज कुछ इस टाइप की मिलती है, बिटवीन सी एंड एफ, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। आपको क्या बताना है, साइन कन्वेंशन बताना है कि भैया यू की वैल्यू नेगेटिव लू या पॉजिटिव लू, वी की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव, आर की वैल्यू, एफ की वैल्यू, एच ओ की वैल्यू, एच आई की वैल्यू। चलो बताओ। यू सर नेगेटिव, नेगेटिव। यू नेगेटिव, आगे नेगेटिव। बी नेगेटिव, आगे आर बी नेगेटिव, नेगेटिव। एफ बढ़ते चले जाओ। नेगेटिव, एच ओ पॉजिटिव। एच ओ पॉजिटिव, एच नेगेटिव। एच आई भाई नेगेटिव। बिल्कुल ध्यान दे लो, अगर किसी को डाउट है तो देख लो भैया। यू, मेरा जो ये ऑब्जेक्ट है ये पोल के लेफ्ट हैंड साइड है, अगर ऑब्जेक्ट मेरा पोल के लेफ्ट हैंड साइड है, और जनरली हम हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड ही रखते हैं, तो ये चीज याद रखना यू हमेशा नेगेटिव होगा। वी, भाई मैंने देखा कि वी भी लेफ्ट हैंड साइड ही बना है, तो वी क्या होगा, नेगेटिव। तो इससे एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिला, क्या कंक्लूजन मिला, कि भैया अगर आपका कभी भी वी नेगेटिव आ जाए तो मतलब इमेज का नेचर कैसा है, तो याद रखना इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल एंड इनवर्टेड। आर, इसका आर लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा, कैसे पता चला इसका आर लेफ्ट हैंड साइड होगा, भैया जिस साइड ये स्फेयर बना रहा होगा उस साइड ही इसका रेडियस आएगा, तो नेगेटिव। आर नेगेटिव है तो एफ को तो नेगेटिव होना ही पड़ेगा, बिकॉज एफ होता है R/2। एच हाइट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ, तो पॉजिटिव। एच आई नीचे की तरफ, तो ये क्या बनेगा, नेगेटिव। सब लोग चेक करके बता दो साइन कन्वेंशन में कोई डाउट है क्या। हाँ सर। सर हाँ बोलो। सर लेकिन डिस्टेंसेस तो कभी नेगेटिव होते नहीं। ये किसने बोला डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होते, डिस्टेंस नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आप रेफरेंस पॉइंट किसको ले रहे हो। तो इधर मैंने रेफरेंस पॉइंट पोल को लिया है, तो अगर कोई भी चीज पोल के लेफ्ट हैंड साइड मेजर कर रहा हूं तो मेरे को ये पता तो होना चाहिए ना कि कौन सी चीज लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, कौन सी चीज राइट हैंड साइड ले रहा हूँ, तो इसलिए हम उसको नेगेटिव साइन से डिनोट कर रहे हैं। एक चीज सर ध्यान दो, डायरेक्शन नहीं होती तो वो नेगेटिव कैसे होगा। बिल्कुल शबी आप ये कहना चाह रहे हो सर डिस्टेंस है ना स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें हम डायरेक्शन नहीं देखते, तो ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ये बात मैंने आपकी मान ली। इधर जो नेगेटिव साइन है बस ये हमें ये बता रहा है कि जो भी मेरे पास ऑब्जेक्ट या जो भी चीजें आ रही हैं वो पोल के लेफ्ट हैंड साइड आ रही है या राइट हैंड साइड आ रही है। तो एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि जो ये हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ये कह रहे हैं, इमेज डिस्टेंस कह रहे हैं, एक्चुअल में ये डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट है, आप इस तरीके से मान सकते हो इसे।
ठीक है। यस नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन बस हम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि मेरे को ये क्लैरिटी मिल जाए कि जो भी चीज मेरे को मिल रही है वो लेफ्ट हैंड साइड मिल रही है या राइट हैंड साइड मिल रही है, बस उसको इंडिकेट करने के लिए हमने रखा है ये, और कुछ नहीं। लेकिन उस प्लेसमेंट में तो उसे मूव करना जरूरी है। डिस्प्लेसमेंट में मूव करना जरूरी है? नहीं। यस सर। सर उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन होनी चाहिए ना, तभी हाँ, तो हम डिस्प्लेसमेंट। हमेशा इनिशियल पोजीशन पोल को मान रहे हैं ना, रेफरेंस तो पोल को ले रहे हैं ना हम हमेशा। सर पर वो तो वहां से चल के आई नहीं, वहीं पड़ी हुई थी। शबी भले ही वो पोल से चल के नहीं आई, लेकिन हमें जो भी कुछ एक पोजीशन बतानी होती है, पोजीशन वेक्टर क्वांटिटी, ये तो मानते हो। यस सर। तो जो मैं ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कह रहा हूं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब पोजीशन ही है। तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो पोजीशन हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट से बताई जाती है। तो इधर रेफरेंस पॉइंट मेरा पोल है, ओरिजिन है, तो इसलिए हमें यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव उसकी पोजीशन बताने के लिए रखा हुआ है। अभी अब क्लियर है या अभी भी कुछ डाउट है आपको? हाँ या ना? डन सर। डन, चलो बढ़िया। अब यार मैं क्या बोल रहा था, आपने टॉपिक से ही भुला दिया। चलो आगे देखते हैं। हाँ, याद आ गया। यार मैं आपको एक चीज बता रहा था कि आप जब कुछ कैलकुलेशन करोगे तो याद रखना, आप हमेशा उसी का साइन रखोगे जो चीज क्वेश्चन में गिवन है। जो चीज आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो कभी भी उसका साइन कन्वेंशन नहीं रखोगे। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में आपको यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन होगा, आपको क्वेश्चन में फोकल लेंथ गिवन होगा, क्वेश्चन बोलेगा कि बताओ इमेज कहां बनी है, तो आप किस किस का साइन कन्वेंशन रखोगे? याद रखना, आप यू का साइन कन्वेंशन रखोगे, एफ का साइन कन्वेंशन रखोगे। भले ही आपको पहले से पता हो रे डायग्राम के हिसाब से कि इमेज कहां बनेगी, लेकिन तब भी आप इसका साइन कन्वेंशन नहीं रखोगे। आप फाइनल आंसर में आने दोगे इसका साइन, कि फाइनल आंसर में भाई चेक करेंगे कि इसका साइन पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। क्या ये वाली बात क्लियर है या रिपीट करूं? क्लियर है सर। डन। बाकी अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा तो उससे हो ही जाएगा। फटाफट एक लास्ट केस और लो, एक और केस लो, उसका साइन कन्वेंशन बता दो जल्दी भैया। ये मैंने लिया, नहीं ऐसा करो, कॉन्वेक्स मिरर का ले लो एक, ताकि चीजें क्लियर हो जाए। ये मैंने एक कॉन्वेक्स मिरर लिया, ये मैंने उसकी प्रिंसिपल एक्सिस, भैया ऑब्जेक्ट हमेशा यहाँ रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और इमेज मेरे को मिल रही है यहाँ। तो मेरे को अब बताओ साइन कन्वेंशन फॉर यू वी, वो सब चीजों के लिए। चलो U नेगेटिव, V नेगेटिव, बी पॉजिटिव, F नेगेटिव, नहीं F पॉजिटिव, सोच के आराम से आराम से आराम से भैया देख लो। R भी पॉजिटिव। चलो, जैसे मैंने बोला यार, ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। पोल के हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ही बाकी हो सारे गए। पॉजिटिव। अब मेरे को दिख रहा है कि यार ये सर्कल किधर बना रहा है, ये सर्कल तो बना रहा है राइट हैंड साइड में, तो इसका रेडियस पॉजिटिव, फोकल लेंथ होता है रेडियस का हाफ, तो ये भी पॉजिटिव आएगा। हाइट ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, इमेज की हाइट भी ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव। वी की वैल्यू चेक करके बताओ, वी किधर बन रहा है, पोल के लेफ्ट या राइट? राइट। तो वी भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो इससे आपको एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या मिला, कि भैया अगर कभी भी वी पॉजिटिव आ जाए तो मतलब मेरी इमेज का नेचर कैसा है? मेरी इमेज का नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट। भैया डन डना डन? डन सर। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को समझने में? नो सर। बढ़िया। अब भैया छोटी छोटी थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल बातें, इधर देखो। यार अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक ये कॉनकेव मिरर है, सपोज इसका फोकल लेंथ है एफ, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है, इसका फोकल लेंथ एफ है। कब? जब मैंने इसको एयर में प्लेस करके रखा, जैसे बस नॉर्मल मैंने एयर में प्लेस करके रखा कॉनकेव मिरर, तो इसका फोकल लेंथ एफ है। मुझे बताना है इस कॉनकेव मिरर का नया फोकल लेंथ क्या हो जाएगा जब मैं इसको वाटर में इमर्स कर दूंगा। तो इस कॉनकेव मिरर को मैंने वाटर में डाल दिया, मेरे को वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है भैया 4/3। तो आपको बताना है कि नया फोकल लेंथ कितना होगा। ऑप्शंस दे रहा हूं, चेक करना। ऑप्शन ए कि भैया वो डबल हो जाएगा, ऑप्शन बी कि भैया वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग वेरी कर जाएगा, ऑप्शन सी कि भैया वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली वेरी करेगा, और ऑप्शन डी
कि भैया वो सेम रहेगा। तो जिसका जो जो आंसर हो चैट बॉक्स में लिख के भेज दो भाई। अरे यार तो बहुत बढ़िया, मैक्सिमम बच्चों को सबको आंसर पता ही है, लेकिन बस रिस्पांस काफी कम चल रहा है, सिर्फ 4-5 बच्चे ही हैं जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अमन, अमित, अक्षिका, आंसर्स नहीं आए। भैया याद रखो हमारा मिरर के केस में फोकल लेंथ r/2 होता है। r/2 मतलब वो सिर्फ और सिर्फ रेडियस पे डिपेंड करता है, किसी भी मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह पे डिपेंड नहीं करता। तो चाहे मैं इसको एयर में रखूं, चाहे मैं वाटर में रखूं, चाहे किसी भी लिक्विड में क्यों ना डाल दूं, क्या इसका रेडियस चेंज हो जाएगा क्या? रेडियस मतलब क्या इसकी शेप चेंज हो जाएगी? नहीं, इसकी शेप चेंज नहीं होने वाली। तो अगर इसकी शेप चेंज नहीं होने वाली तो भैया इसका फोकल लेंथ भी सेम ही रहेगा। फोकल लेंथ कितना होगा इसका? फोकल लेंथ विल रिमेन सेम, दैट इज एफ। क्या इस वाले पार्ट में भी कोई दिक्कत? डन। No. सिमिलरली मेरे को बता दो व्हाट विल बी दी फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर? 0, इनफाइनाइट, या कुछ और? इनफाइनाइट। तो याद रखो भैया प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इनफाइनाइट होता है, क्योंकि प्लेन मिरर को हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि भैया हमारे पास बहुत बड़ा सर्कल है, जितना बड़ा सर्कल लेते जाऊंगा उतना मेरे को उसका सरफेस फ्लैटन दिखेगा, फ्लैट दिखेगा उतना। आई रिपीट, जितना छोटा सर्कल होगा आपको उतना कर्व दिखाई देगा, जितना बड़ा सर्कल होगा आपको उसका सरफेस उतना ही फ्लैट दिखाई देगा। तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि भैया हमारा जो प्लेन मिरर है वो इनफाइनाइट बड़े सर्कल से बना हुआ है, तो इसलिए फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर कितना होगा? फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर इनफाइनाइट होगा। भैया डन है बातें, आज डल रिस्पॉन्स चल रहा है, बस यस पढ़ा रहे हैं। सर। हाँ ऐसे बोलो यार। चलो आ जाओ अब हमने नेक्स्ट चीजों पे, अब थोड़ा सा उस पे आ जाओ, न्यूमेरिकल फॉर्मुलेस वाला पार्ट पे। यार आपको मिरर फॉर्मूला पता होगा, बताने की भी कोई जरूरत नहीं है इतनी। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? मिरर फॉर्मूला बेसिकली एक रिलेशन है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में। मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। फिर हमारे पास आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है मिरर के केस में? डिस्टेंस, -v/u या फिर इमेज Height का of image upon height हाइट of. ऑफ। वेरी गुड। लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूं आपको, यार ये मैग्निफिकेशन के आपने ना अभी तक सिर्फ 2 ही फॉर्मूले पढ़े हैं, लेकिन अब हम मैग्निफिकेशन के 2 फॉर्मूले और डिराइव करेंगे, और वो फॉर्मूले से आप ये चीज देखोगे कि आपके क्वेश्चन है ना बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। देखो कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट, भाई ध्यान दे लेना इधर, मेरे पास जो ये मिरर फॉर्मूला है ना, मैंने क्या किया, इस मिरर फॉर्मूले में पूरी इक्वेशन को मैंने u से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरी इक्वेशन को u से, या फिर पूरी इक्वेशन को v से मल्टीप्लाई कर दो। तो सपोज सबसे पहला क्या कर रहा हूं, मैं पूरी इक्वेशन को v से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो एलएचएस में क्या बचेगा? एलएचएस में बचेगा 1 प्लस वी बाई यू इज इक्वल्स टू वी बाई एफ। v बाई यू को दूसरी साइड ले जाओ तो मेरे पास आएगा 1 माइनस वी बाई एफ। भैया माइनस वी बाई यू कन्वर्ट हो गया मैग्निफिकेशन में, तो मेरे पास मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला आ गया फोकल लेंथ के टर्म्स में, फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस के टर्म्स में, दैट इज एफ माइनस वी बाई एफ। भैया मुझे पता है ये याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन याद कर लो तो भाई कुछ क्वेश्चंस बहुत बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, तो इसको लिख डालो। ये मैंने आपको एक करा दिया। अब नेक्स्ट वाला फॉर्मूला आप खुद डिराइव करोगे। क्या करना है, इधर मैंने पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया है? v से। आप क्या करो, इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो? u से। मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला आ जाएगा, मेरे को वो फॉर्मूला बताना कि वो फाइनल फॉर्मूला क्या लिखूं मैं। चलो लगो काम पे। पूरी इक्वेशन को u से मल्टीप्लाई करके मेरे को फाइनल आंसर बताओ, मैग्निफिकेशन का फाइनल आंसर क्या लिखूं?
minus f upon u minus f. रिपीट। Magnification equal to minus f upon u minus f. हाँ ठीक है, डन। तो भैया मैग्निफिकेशन का फाइनल फॉर्मूला जो आएगा वो आएगा f डिवाइडेड बाय f माइनस यू। नेगेटिव साइन मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बस, और कुछ नहीं किया। जब आपने आंसर बताया वो सही था। तो यार ये वाला जरूर कर लेना भैया फॉर्मूले याद, इससे क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएंगे। आप इसको कंप्लीट करो और मेरे को 1 मिनट दो प्लीज। भाई सबका कंप्लीट हो गया यहाँ तक? यस सर। चलो अब आ जाओ भैया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये भी, मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ी स्पीड बढ़ा लो भैया, स्लो चल रहे हैं हम। मैग्निफिकेशन के बारे में, और ये मैग्निफिकेशन की खासियत क्या है कि जो चीज मैं बता रहा हूँ ये लेंस के लिए भी एप्लीकेबल है और मिरर के लिए भी एप्लीकेबल है, दोनों के लिए सेम है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले मैं सिर्फ मैग्निफिकेशन की वैल्यू देखूंगा, सिर्फ वैल्यू। अगर मेरी मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 आ रही है, इक्वल्स टू 1 आ रही है, तो याद रखना कि भैया मेरी जो इमेज होगी वो किस टाइप की होगी, वो सेम साइज की होगी। वेयरएज अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ग्रेटर आ रही है, तो मतलब मेरी इमेज किस टाइप की है, मेरी इमेज इनलार्ज्ड है। और अगर मेरा मैग्निफिकेशन लेस देन 1 आ रहा है, तो मतलब इमेज किस टाइप की है, इमेज डिमिनिश्ड है। सिमिलरली अगर आपने वैल्यू देख ली तो उसके बाद आप चेक करोगे साइन। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव में आ रहा है तो याद रखो हमारे पास इमेज जो बन रही है वो रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। वेयरएज अगर मैग्निफिकेशन हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब हमारे पास जो इमेज बन रही है वो किस टाइप की बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है। जैसे एक एग्जांपल लो, भाई मैं कह रहा हूं आप मेरे को ये बताओ कि मैं मैग्निफिकेशन को ले रहा हूं -2, तो आप मेरे को बताओ इमेज का नेचर कैसा है और साइज कैसा है। एनलार्ज एंड रियल इन्वर्टेड। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं -2 मतलब ये वैल्यू 1 से छोटी है, वो डिमिनिश लिख देते हैं। भैया गलत। मैंने आपको क्या बोला, साइन को छोड़कर पहले वैल्यू चेक करो। तो अगर मैं साइन को छोड़कर वैल्यू चेक करूं तो भैया वैल्यू 1 से बड़ी है, तो ये हमारी इमेज कैसी होगी, इनलार्ज होगी। उसके बाद मैंने साइन चेक किया कि ये नेगेटिव आ रहा है, तो इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये कौन से टाइप का मिरर होगा जिसने मैग्निफिकेशन -2 दी है, रियल एंड इन्वर्टेड कौन सा मिरर बनाता है, Concave. सिर्फ एक ही मिरर बनाता है, कॉनकेव मिरर। भैया आपने बोर्ड एग्जाम की कुछ तो तैयारी करी होगी, आपको पता ही होगा कौन सा मिरर किस टाइप की इमेज बनाता है। अगर नहीं पता तो लिख देता हूं, याद रख लेना इस चीज को। रे डायग्राम्स भले ही याद ना हो कोई दिक्कत नहीं है, रे डायग्राम याद नहीं भी रखोगे तो भी बस इतना ही याद रख लो कि यार हमारे पास कॉनकेव मिरर भैया सबसे प्यारा मिरर, हर टाइप का इमेज बना देता है। ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज भी बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज भी बनाता है। ये सेम साइज की इमेज भी बनाता है, इनलार्ज भी बना के दे सकता है, ये डिमिनिश्ड भी दे सकता है, ये हर टाइप की इमेज दे सकता है। वेयरएज कॉन्वेक्स मिरर एक ऐसा मिरर है जो सिर्फ और सिर्फ कैसी बनाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाएगा, लेकिन हमेशा वो बस कैसी बनाएगा, डिमिनिश्ड बनाएगा। चेक कर लो यहां तक की बातें क्लियर हैं या नहीं। इसके बेसिस पे क्वेश्चन दूंगा, आपको बताना है कि कौन सा मिरर है और टाइप ऑफ इमेज बतानी है। डन सर। डन, चलो। तो ये लो भैया क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, मैग्निफिकेशन आपको गिवन है -1,
आपको क्या बताना है? साइज ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज एंड द मिरर यूज्ड, ये तीन चीजें बतानी है। और नेक्स्ट केस मैं ले रहा हूं मैग्निफिकेशन +1, इसके लिए बतानी है। चलो स्टार्ट करो। मैग्निफिकेशन -1, साइज ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज एंड द मिरर यूज्ड, यही सेम चीजें सेकंड वाले केस के लिए। सर ऐसे ही बता देंगे। हाँ ऐसे ही बता दो यार, कोई दिक्कत नहीं, इतना टाइप मत करो। सर सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड और कनकेव मिरर। भैया वेरी गुड। सेम साइज, क्योंकि मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 है, माइनस है तो रियल एंड इन्वर्टेड। भैया रियल एंड इन्वर्टेड और सेम साइज, ये तो भैया रियल एंड इन्वर्टेड सुनते ही भैया ये तो कॉनकेव मिरर है। आ जाओ नेक्स्ट वाले पे। Same size, virtually erect and concave mirror. सेम साइज, वर्चुअल एंड इरेक्ट, मिरर कौन सा कह रहे हो? Concave. concave, तो याद रखो भैया ये ऐसा नहीं है, ये प्लेन मिरर है। इसी के लिए मैंने ये क्वेश्चन दिया। भैया आप ध्यान दो, कॉन्वेक्स मिरर तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता कॉन्वेक्स मिरर? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाएगा हमेशा, और उसकी इमेज हमेशा डिमिनिश्ड होगी, हमेशा डिमिनिश्ड। तो ये तो पता चल गया कि डेफिनेटली ये कॉन्वेक्स मिरर तो नहीं है। अब आपको डाउट आया कॉनकेव मिरर के लिए। तो यार याद रखो कॉनकेव मिरर क्या करता है, कॉनकेव मिरर जब रियल एंड इन्वर्टेड बनाएगा तो रियल एंड इन्वर्टेड में वो सेम साइज की भी बना सकता है, इनलार्ज भी बना सकता है, और डिमिनिश्ड भी बना सकता है। लेकिन अगर उसने एक बार वर्चुअल एंड इरेक्ट बना दी तो फिर तो वो हमेशा सिर्फ कैसी ही बनाएगा, इनलार्ज ही बनाएगा। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है आपको? Yes. yes, जैसे इधर -1 था, सेम साइज था, लेकिन रियल एंड इन्वर्टेड था, तो रियल एंड इन्वर्टेड सेम साइज बना सकता है कॉनकेव मिरर। लेकिन वर्चुअल एंड इरेक्ट पता चल गया प्लस से, अब प्लस से वर्चुअल एंड इरेक्ट पता चल गया, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट ये सेम साइज की नहीं बनाता, ये इनलार्ज बनाता है। तो यार हमें पता है एक मिरर और होता है हमारे पास भैया, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की खासियत क्या, कि हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है, और हमेशा कैसी बनाता है, सेम साइज बनाता है। तो मैग्निफिकेशन +1 में एक ही केस पॉसिबल है, दैट इज प्लेन मिरर, और कुछ हो ही नहीं सकता। यहां तक हमने कर ली थ्योरेटिकल बातों की बकवास। अब आ जाते हैं कुछ न्यूमेरिकल पार्ट में, यहां तक कंप्लीट करो, और कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो पूछो, फिर आते हैं न्यूमेरिकल पे। Done, sir. डन, चलो सॉल्व करना स्टार्ट कर दो भैया। क्या क्या क्वेश्चन है? सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि यार हमने एक कॉनकेव मिरर लिया जिसका फोकल लेंथ हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर। एक कॉनकेव मिरर लिया जिसका फोकल लेंथ हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर, और जो इमेज मिल रही है, इमेज इज मैग्निफाइड 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मैग्निफाइड मिल रही है। मतलब मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमें गिवन है 3। आपको क्या कैलकुलेट करना है? क्वेश्चन बोल रहा भैया कैलकुलेट करके दो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। चलो ट्राई टू सॉल्व इट, देखते हैं कौन कितनी जल्दी कर लेता है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, और याद रखो क्वेश्चन में कभी भी साइन कन्वेंशन गिवन नहीं होगा। साइन आपको अपने आप जज करके देखना है। जैसे कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव लिखूं या नेगेटिव लिखूं? Negative. वेरी गुड। तो यहाँ पे नेगेटिव लगा रहा हूं, क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, याद रखना। तो क्वेश्चन ने बोला भैया कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ -15, मैग्निफिकेशन 3, आपको बताना है कि व्हाट विल बी द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मेरी आंसर सही भी है और गलत भी है, जितना आपने कैलकुलेट किया उतना सही है। गुड। भैया क्या बात है, अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए था। काव्य बिल्कुल सही।
ओके सर, वो एफ मैंने पॉजिटिव ले लिया था। हर्ष बिल्कुल सही। मानसी वेरी गुड। शबी सही है बिल्कुल। यार आपको एक बात बता दूं, आप थोड़ा सा चीजों को एनालाइज कर लो। इधर मेरे को मैग्निफिकेशन कितना गिवन है? 3. 3। अब सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, आप इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? एक होता है लॉन्ग मेथड, जो हम अब तक करते आ रहे हैं एनसीईआरटी के हिसाब से। भैया लॉन्ग मेथड में हम क्या करते हैं, हम ये लिख लेते हैं भैया मैग्निफिकेशन 3 है और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -v/u, तो मैं लिखूंगा -v=3u, और फिर मैं मिरर फॉर्मूला यूज करूंगा और सब कुछ कैलकुलेट करूंगा। भैया ये लॉन्ग मेथड हो जाएगा, इतने में तो आपके 2-4 मिनट खत्म हो गए। तो इसमें हमने डायरेक्ट कौन सा शॉर्टकट फॉर्मूला यूज किया? हमने डायरेक्टली फॉर्मूला यूज किया m=f/f-u, क्योंकि भैया इससे मेरा फटाफट आंसर आ जाएगा। लेकिन आप लोग एक गलती अभी भी कर रहे हो। क्या गलती कर रहे हो? भैया आप लोगों ने मैग्निफिकेशन कितना लिया? 3। 3. लेकिन आप सबने +3 ले लिया। क्या क्वेश्चन में कहीं पे भी ये मेंशन है कि ये भैया इमेज जो मिल रही है ये रियल है या वर्चुअल है? No. यार No. क्योंकि इमेज अगर रियल होगी तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा, वर्चुअल होगी तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा। तो क्वेश्चन में ये चीज मेंशन होती है जनरली कि भैया इमेज किस टाइप की बन रही है, रियल या वर्चुअल। लेकिन अगर बाई चांस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम का, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि रियल है या वर्चुअल है, तो भैया आपको दोनों केस अज्यूम करने पड़ेंगे। +3 मतलब आपने कौन सा केस अज्यूम किया? वर्चुअल एंड इरेक्ट वाला। -3 मतलब आपने कौन सा केस अज्यूम किया? रियल एंड इन्वर्टेड वाला। तो आपके पास 2 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएंगे, इस चीज का ध्यान देना, 2 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएंगे। और दूसरी बात, मैं देख रहा हूं मैक्सिमम बच्चों ने क्या किया है, फोकल लेंथ को -15 नहीं रखा, +15 रखा। यार रे ऑप्टिक्स में कोई भी फॉर्मूला हम क्यों ना पढ़े, फॉर्मूले में साइन कन्वेंशन रखना जरूरी है। लेकिन एक गलती मत करना, हमें यू कैलकुलेट करना है। तो यू भले ही हमें पता है कि हमेशा नेगेटिव होता है, लेकिन आप यू का साइन कन्वेंशन इधर नहीं रखोगे, क्योंकि वो चीज हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने रखा मैग्निफिकेशन 3, फोकल लेंथ -15, फोकल लेंथ -15, और यू का मैंने कोई साइन कन्वेंशन नहीं रखा। तो मेरे ख्याल से इसी से आपने यू की वैल्यू -10 कैलकुलेट करी है। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। फिर आप मैग्निफिकेशन को एक बार -3 रखो और मेरे को सेकंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताओ भैया, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है? -20. वेरी गुड, तो ये आएगा -20। तो 2 आंसर्स होंगे भैया। हालांकि आपको ऑप्शन से पता चल जाएगा, क्योंकि ऑप्शंस में इस तरीके से गिवन था -10 -20, तो आपको ऑप्शन से पता चल जाएगा कि यार डेफिनेटली 2 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करने हैं। Done, sir. डन। चलो भैया आ जाओ नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यार हमने क्या लिया, फिर से एक कॉनकेव मिरर लिया, और कॉनकेव मिरर के लिए मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को चेंज करा रहा हूं। जो मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो सबसे पहले था 15 सेंटीमीटर, लेकिन मैंने उसको रिड्यूस करा दिया और मैंने रख दिया 9 सेंटीमीटर। मतलब मैं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज कर रहा हूं, पहले 15 सेंटीमीटर और फिर बाद में मैंने कितना रखा, 9 सेंटीमीटर। तो मैंने देखा कि जब मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को चेंज करा रहा हूं, तो जो मेरी मैग्निफिकेशन है, इमेज गेट्स मैग्निफाइड, image gets magnified 3 times than the first case, 3 times than that in the first case। मतलब पहले केस में भी कोई ना कोई मैग्निफिकेशन आ रहा था, लेकिन सेकेंड केस में जो मेरा मैग्निफिकेशन है वो पहले वाले का 3 टाइम्स हो गया है। तो मैं डायरेक्टली यहां पे लिख रहा हूं m2 की वैल्यू क्या गिवन है, 3 ऑफ m1। इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या? No, sir. फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर कैलकुलेट करके दे दो भाई, बस इतना सा क्वेश्चन है। चलो लगो काम पे, ट्राई टू कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव सर मिरर। M2 क्या दिया है आपने? मैग्निफिकेशन। हाँ, मैग्निफिकेशन जो है सेकंड केस में वो मेरा फर्स्ट केस का 3 टाइम्स बढ़ गया है। मतलब पहले भी कोई ना कोई मैग्निफिकेशन आ रही थी, इसके लिए मैग्निफिकेशन कुछ ना कुछ आएगी m1।
इसके लिए कुछ ना कुछ मैग्निफिकेशन आएगी m2, तो m2 की वैल्यू 3 ऑफ m1 है। तो आप इस डिस्टेंस को एज अ u1 कंसीडर कर सकते हो, इस डिस्टेंस को एज अ u2। आपको इसके बेसिस पे फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए मैंने वो आपको शॉर्टकट फॉर्मूले लिखवाए हुए हैं। तो भैया मैंने हिंट दे दिया, शॉर्टकट वाले फॉर्मूले यूज करो। मैग्निफिकेशन गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, आपको बस f की वैल्यू कैलकुलेट करके देनी है। काव्या बिल्कुल सही है यार, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, कैलकुलेशन फास्ट है तुम्हारी, बढ़िया। भाई क्या बात है, दो ही आंसर्स आए अभी तक। चलो करो कैलकुलेट, कोई बात नहीं। भैया सीधी सीधी बात है, आपकी पहली इक्वेशन होगी m1 इक्वल्स टू f माइनस u1 डिवाइडेड बाय f। यही फॉर्मूला हमने पीछे भी यूज किया था। सॉरी, मैंने फॉर्मूला गलत लिख दिया, f डिवाइडेड बाय f माइनस u है, मैंने लेंस वाला लगा दिया, माय मिस्टेक। तो f डिवाइडेड बाय f माइनस u1। सेकेंड फॉर्मूला m2 इज इक्वल्स टू f डिवाइडेड बाय f माइनस u2। u1 और u2 की वैल्यू रखो, m1 और m2 की वैल्यू रखो, दो इक्वेशन दो वेरिएबल्स, आंसर आ जाएगा। वेरी गुड लवप्रीत, अक्षिका, सबका सही आंसर है। तो u1 की वैल्यू, अब देख रहे हो हमें u1 सब्स्टिट्यूट करना है, तो माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा, तो यहां लिख देता हूं इसको, ये बन जाएगा f डिवाइडेड बाय f प्लस 15। मैग्निफिकेशन की वैल्यू f ही रहेगी। ये हो जाएगा f डिवाइडेड बाय f प्लस 9, लेकिन यहां पे मैं इसको लिख दूंगा 3m1। दो इक्वेशन सॉल्व कर लो भैया, फोकल लेंथ आ जाएगा आपके पास -6 सेंटीमीटर। क्या सबको स्टेप्स क्लियर हैं या रिपीट करना है कोई स्टेप? हाँ सर। डन। सर अपना आपने तो बोला था कि यू नेगेटिव वैसे लेना नहीं है। क्या दोबारा बोलो? जैसे आपने यहाँ पे नेगेटिव लिया U1 U2 फिर हाँ, पॉजिटिव, पर आपने तो कहा था कि नहीं लिखते ऐसे। मैंने कोई ये कहा नहीं। कि यार जो चीज आपको कैलकुलेट करनी होती है उसका साइन नहीं रखते कभी। जैसे इस क्वेश्चन में मेरे को कैलकुलेट क्या करना है, फोकल लेंथ। मेरे को ऑलरेडी पता है कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव। लेकिन मैं यहाँ पे फोकल लेंथ को नेगेटिव नहीं रखूंगा, क्योंकि वो तो मेरे को कैलकुलेट करना है, मैं फाइनल आंसर में आने दूंगा ये चीज। तो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, पिछले वाले क्वेश्चन में हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे थे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे थे, इसलिए मैं इसका साइन नहीं रखूंगा, बाकी सबका साइन मैंने रखा। मैंने फोकल लेंथ का साइन रखा, जो चीज कैलकुलेट करनी है उसका साइन नहीं रखना बस। ओके। क्लियर है यारी? यस। डन। तो आप बस क्वेश्चन में ये देखा करो आपको क्या कैलकुलेट करना है, उसका साइन मत रखो। इधर मेरे को फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी थी, मैंने उसका साइन नहीं रखा, बाकी सबका साइन रखा मैंने। भैया डन, फटाफट लास्ट एक दो छोटी छोटी बातें हैं उस पर आ जाता हूँ, बता दो ये खत्म हो गया? यस सर। चलो डन। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देख लो बस फटाफट। दो एक छोटे से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। पहला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, भैया ये मैंने एक कॉनकेव मिरर लिया और ये मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया कहीं पे भी, ये एक ऑब्जेक्ट रख दिया, कहाँ पे रखा उसकी कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद मैंने क्या किया, आधा पार्ट कॉनकेव मिरर का एक ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। ये मैंने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। ब्लैक पेपर से क्यों कवर किया है? क्योंकि ब्लैक हमारी सारी लाइट रेज एब्जॉर्ब कर सकता है, तो जो भी पार्ट लाइट रेज इस पे फॉल डाउन करेगी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा।
आपको बताना है कि इमेज पे क्या फर्क पड़ेगा। अब जब मैंने आधे पार्ट को ब्लैक पेपर से कवर कर दिया है तो इमेज पे क्या फर्क पड़ेगा। सर चैट में लिखूं? नहीं, ऐसे ही बता दो। सर सेम पॉइंट पर बनेगी इमेज, पर उसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी। मतलब इमेज पूरी बनेगी या इमेज आधी बनेगी काव्य। सर पूरी बनेगी पर इंटेंसिटी कम हो जाएगी। भाई वेरी गुड। यार मैंने आप लोगों को ये बता रखा है कि कोई भी जगह पे इमेज फॉर्म होने के लिए क्या चाहिए, कम से कम 2 लाइट रेज चाहिए, कम से कम। लेकिन क्या कभी भी किसी ऑब्जेक्ट से सिर्फ 2 लाइट रे निकलती है क्या? नहीं, इनफानाइट बहुत सारी लाइट रेज निकलती है। तो लाइट रे इधर भी निकलेगी, इधर भी निकलेगी, हर जगह गिरेगी लाइट रेज, नीचे वाले हिस्से पे भी गिरेगी। अब पहले क्या होता था कि भैया मिरर का ऊपर वाला पार्ट भी इमेज बना रहा है, नीचे वाला पार्ट भी इमेज बना रहा है, और इन सबकी इमेजेस ओवरलैप करके एक फाइनल इमेज बना रही है जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। मतलब अभी क्या होगा, लाइट रे 1 2 3 4 5 6, ये सारी की सारी लाइट रेज इमेज फॉर्मेशन में हेल्प कर रही थी पहले। लेकिन जब मैंने इसको ब्लैक पेपर से कवर कर दिया तो अब सिर्फ कितनी लाइट रेज इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करेंगी? सिर्फ 1 2 3 4 5 6 तो एब्जॉर्ब हो गई। तो यार इमेज तो अभी भी बनेगी, इमेज अभी भी बनेगी, लेकिन बस होगा क्या, सिंस अब कम लाइट रेज कंट्रीब्यूट कर रही है इमेज फॉर्मेशन में, तो हमारे पास इमेज बनेगी बट ऑफ लेस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कम हो जाएगी, जो उसकी शार्पनेस है वो कम हो जाएगी। क्या भैया सबको ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। डन। और ये लास्ट 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 लास्ट, कटिंग ऑफ मिरर। भाई मैंने क्या करा, ये मेरा कॉनकेव मिरर था और ये उसकी प्रिंसिपल, ओहो, ये कॉनकेव मिरर था। मैंने इस कॉनकेव मिरर को बीच में से प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग कट कर दिया, और कुछ ना कुछ इसी सर्कुलर पाथ पे ही मैंने बस हल्का सा गैप दे दिया। तो आपको बताना है कि भैया अब कितनी इमेजेस फॉर्म होंगी, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म। क्या अब 2 इमेजेस फॉर्म होंगी, 4 होंगी, या एक ही होगी, या क्या होगा, ये बताना है। तो भैया बताओ। चलो इधर देखो। यार मेरे को बताओ, जब मैंने मिरर को कट किया तो मिरर का क्या मैंने सर्कुलर पाथ, ये जो सर्कुलर शेप है, क्या मैंने उसको चेंज किया? नहीं, मैंने उसको चेंज नहीं किया। अगर मैंने उसको चेंज नहीं किया है तो भैया इसका एक ही फोकल लेंथ होगा, राइट? एक ही Yes. फोकल लेंथ, एक ही रेडियस होगा। तो याद रखो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, नंबर ऑफ इमेजेस अभी भी एक ही बनेगी। क्या ये चीज समझ में आ रही है आपको? Yes, लेकिन sir. अगर मैं कुछ ऐसा डायग्राम ड्रॉ कर दूं कि मैं इसका रेडियस जो था उसके बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेके आ रहा हूं, अब ये भैया दोनों एक ही सर्कुलर पाथ पे नहीं है, एक ही सर्कुलर शेप पे नहीं है, तो यार होगा क्या, अब इसका रेडियस अलग होगा, इसका फोकल लेंथ अलग होगा, इसका फोकल लेंथ अलग होगा। 2 रेडियस 2 फोकल लेंथ आ रहे हैं, तो अब नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो जाएगी? अब नंबर ऑफ इमेजेस 2 हो जाएगी। तो चाहे मैं भले मैं इसको 2 पार्ट्स में कट करूं या सपोज मैं इसको 4 पार्ट्स में कट करूं, जब तक ये एक सेम सर्कुलर शेप पे है, सेम रेडियस सेम फोकस है, तब तक नंबर ऑफ इमेजेस सेम एक ही बनेगी। जितने फोकस जितने रेडियस आप कर दोगे उतनी नंबर ऑफ इमेजेस बनती चली जाएगी। चेक करके देख लो, अब कोई दिक्कत हो कोई समस्या हो। ये हमारा स्फेरिकल मिरर्स वाला पार्ट भी खत्म हो गया। Done, sir. Done, sir. डन। चलो तो बढ़िया। अब जब भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम अपना स्टार्ट करेंगे लेंस वाला पार्ट, लेकिन ऐसा मत करना कि एग्जाम के बाद आओ और ये सब कुछ भूल जाओ।